दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं हूं गन्ना, आप देख रहे हैं एजी मौत हाउस चैनल। दोस्तों कई बार हम लोग जब ज़मीन जायदाद खरीदते हैं तो कई चीज़ें जो है हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो जिसे जब हम ध्यान नहीं देते हैं तो आगे चल के वही चीज़ें काफ़ी बड़ा परेशानियां हो जाता है और हमारा जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है। तो नुकसान से बचना चाहिए हमेशा, क्या क्या जानकारी लेना चाहिए, ये सारी चीज़ के बारे में हम जानेंगे। अगर आप लोग ज़मीन की सौदा करने जा रहे हैं, ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं किसी से भी, तो आपको क्या क्या चीज़ें जाँच पड़ताल करना चाहिए, वो चीज़ के बारे में आज हम लोग जानेंगे। क्योंकि ये ज़मीन का इन्वेस्टमेंट जो होता है काफ़ी मोटा इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि बड़ी रकम देकर हम लोग कोई भी ज़मीन जायदाद खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उस जगह पे क्या होता है कि हमें जो है काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। तो वो बड़ा नुकसान से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ भी आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को जानकारी मिलेगा। तो बने रहेगा इस वीडियो पर। चलिए हम लोग देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोग जो है ज़मीन खरीदना चाहते हैं, कहीं भी ज़मीन खरीदते हैं तो घर मकान बनाने के लिए खरीदते हैं या फिर बिजनेस पर्पज से खरीदते हैं, कहीं दुकान उकान लगाने के लिए या गोदाम बनाने के लिए या तो फिर कोई फैक्ट्री बैठाने के लिए, इस टाइप का जो है हम लोग ज़मीन जरूर खरीदते हैं। तो पहले क्या करना चाहिए होता है कि हमें जो है टाइटल देखते हैं। ठीक है, टाइटल करने का मतलब ये होता है कि रजिस्ट्री कॉपी, जो ज़मीन बेच रहा है, जिसके पास ज़मीन है, जो व्यक्ति ज़मीन बेच रहा है, पहले हम लोग क्या करते हैं उसका डॉक्यूमेंट मंगा लेते हैं, यानी कि कागज़ मंगाते हैं, पेपर। तो रजिस्ट्री पेपर देखते हैं। रजिस्ट्री पेपर में जो है खसरा रकबा देखा जाता है। सबसे पहले तो हम लोग यही देखते हैं कि खसरा देखते हैं, भाई क्या खसरा है और उसका रकबा क्या है। रकबा कहने का मतलब वो कितना एकड़ ज़मीन है या कितना डिसमिल ज़मीन है या कितना स्क्वायर फीट ज़मीन है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं और उसी हिसाब से जो है हम लोग जांच पड़ताल करते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे ये भी देखना होता है कि जो व्यक्ति ज़मीन बेच रहा है, क्या उसी के नाम से ज़मीन है या उसके पिताजी के नाम से ज़मीन है या उनके माताजी के नाम से ज़मीन है या उनके भाई लोग के नाम से ज़मीन है या फिर जो उनके चाचा लोग के नाम से ज़मीन है। वो सारी चीज़ें आपको जांच पड़ताल कर लेना चाहिए। अगर वो कोई भी व्यक्ति है ज़मीन बेच रहा है तो उसको सही से जो है आप जांच पड़ताल कर लें। उसके साथ में दोस्तों जिसके नाम से जो है रजिस्ट्री कॉपी है, यानी कि सेल डीड है, तो वो क्या करना होगा आपको कि उसके माध्यम से वहाँ पे वो वाकई में जो टैक्स पटा रहा है कि नहीं पटा रहा है, रसीद पट रहा है कि नहीं पट रहा है, सर्किल ऑफिस में वो सारी जो रसीद भी आप लोग को मांग लेना चाहिए ज़मीन लेने से पहले। अब वो सारी चीज़ डॉक्यूमेंट्स आप देख लें, चेक कर लें। और दूसरी बात ये क्या होता है कि आपको मौके पर जाकर भी आपको देखना चाहिए कि ज़मीन किस जगह पे है, कौन सी एरिया में है, किधर ज़मीन है, वो सारी चीज़ें जानकारी लेना चाहिए। और जब वहाँ पे जाते हैं तो अगल बगल में जो भी है, यानी कि उनके जैसे लेफ़्ट साइड में किसका ज़मीन है, राइट साइड में किसका ज़मीन है, और दक्षिण में किसका है, उत्तर में किसका है, पूर्व में किसका है, पश्चिम में किसका है, वो भी आपको जो है वहाँ पे मौखिक तौर पे वहीं पर जो है आपको जानकारी ले लेना चाहिए, पूछताछ कर लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके साथ में दोस्तों क्या होता है कि आप जो है उसको ये भी पूछ लें कि वहाँ पे कितना फ्रंट निकल रहा है और कितना गहराई निकल रहा है, ये भी आप लोग जाँच पड़ताल करते हैं। जाँच पड़ताल करने के बाद ही जो है आपको जब पसंद आता है ज़मीन, जब आपको आपके लायक जब ज़मीन रहता है, हाँ आप वहाँ पे घर मकान बना सकते हैं या फिर कुछ फैक्ट्री बैठा सकते हैं, या आपके पसंद का जो जब होता है ज़मीन तभी जाके आप वहाँ पे सौदा करते हैं। जब ये कोई चीज़ जब सौदा करते हैं तो उसमें भी कई चीज़ें देखना पड़ता है, वो सारी चीज़ें आप लोग चेक कर लें, अच्छी तरह से चेक कर लें। लेकिन कानूनी तौर पर क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वकील के माध्यम से कई लोग जो है सर्च करवा दें। अगर आप लोग को कोई भी जानकारी नहीं है ज़मीन के बारे में, एकदम बिल्कुल नए हैं, आपको बिल्कुल भी कोई जानकारी है ही नहीं, पहली बार आप ज़मीन खरीद रहे हैं, ज़मीन खरीदने का आपको किस तरीके से ज़मीन खरीदना है, क्या क्या और किस प्रोसेस से आपको खरीदना है, कैसे आपको चेक करना है, आपको कोई भी जानकारी नहीं है, तो उस जगह पे आपको जो है एक वकील के माध्यम से भी आप सहारा ले सकते हैं। जो वकील ज़मीन से संबंधित जो कारोबार देखता है, कामकाज देखता है, उनके थ्रू से भी जो है आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप अगर जो डॉक्यूमेंट दे देते हैं, जो आपको जो बेचने वाला व्यक्ति रहता है, वो व्यक्ति आपको क्या करता है कि ज़मीन का रजिस्ट्री का छाया प्रति आपको देता ही है। तो जब छाया प्रति देता है तो उस छाया प्रति के माध्यम से आप वकील को देंगे और वकील से जो है आपको वहाँ से सर्च रिपोर्ट बनवा
बनवा सकते हैं। इंक्यूबेशन सर्टिफिकेट जिसे बोला जाता है, तो वो 30 साल के लिए इंक्यूबेशन सर्टिफिकेट भी बनता है। तो वो चीज़ें आप जो है वहाँ पे जो उप पंजीयक कार्यालय यानी कि रजिस्ट्रार ऑफिस में जा वो जो वकील आपके वहाँ पे सर्च कर सकता है, और वो किसके नाम से ज़मीन था 30 साल का अगर निकाला जाता है तो 30 साल में पहले किसके नाम से वो ज़मीन था, और उसने कि उस ज़मीन को किसको बेचा है, उसके बाद वो किसको बेचा है और किसके नाम से है, और वर्तमान में वो ज़मीन किसके नाम से है, वो सारी चीज़ें पूरा 30 साल का एकदम जो है बायोडाटा वहाँ पे वकील निकाल कर दे देते हैं। और उसके माध्यम से आप लोग जान सकते हैं कि हाँ वाकई में उसमें कोई दिक्कत परेशानी है या नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको जानकारी मिल जाती है। और ये भी पता चलता है कि उस ज़मीन में लोन तो नहीं है, अगर लोन भी है तो किसके नाम से लोन चल रहा है और कितना बकाया राशि है, या पूरा फुल पेमेंट हो चुका है या नहीं हुआ है, कितना बकाया राशि है, कितना दे चुका है, वो सारी चीज़ें भी वहीं से जो है जानकारी वकील के माध्यम से ही मिल जाती है, वो सारी जानकारी आपको मिल जाता है। लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है कि अगर आप जो है वकील का सहारा नहीं लेना चाहते हैं तो उस जगह पे आप खुद भी जो है आप जानकारी ले सकते हैं। उनके जो ज़मीन है उसके आस पड़ोस वाले अगल बगल वाले जो रहते हैं, उनके पड़ोसी लोग रहते हैं, उनसे भी आप लोग पूछताछ कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और वो जो ज़मीन बेच रहा है व्यक्ति, वो व्यक्ति जो है किस तरीके से है, सही है या उसका नेचर किस तरीके से है, वो भी आप जानकारी ले सकते हैं कि उनके स्वभाव क्या है, लेन देन में कहीं आनाकानी तो नहीं करता है, वो सारी चीज़ आपको जांच पड़ताल कर लेना चाहिए, जानकारी ले लेना चाहिए। और वो ज़मीन जो है आप उनके पड़ोसी लोगों से, वहाँ का पड़ोसी लोगों से भी आप पूछ सकते हैं कि ये ज़मीन वाकई में साफ़ सुथरा है या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को बेचा गया ज़मीन है, वो सारी चीज़ें आप लोग जांच पड़ताल कर सकते हैं। दोस्तों ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चेक करने के बाद आपको ये होता है कि जैसे जब लेन देन की बात होती है तो लेन देन में क्या होता है कि हम लोग क्या कहते हैं, टोकन मनी देते हैं। जी हाँ, कई बार क्या होता है कि जब हो जाता है तो टोकन मनी देते हैं, और जब टोकन मनी तभी दिया जाता है, एक ठो समझौता बनता है, समझौता पत्र जब बन जाता है तभी जाके हम लोग जो है कुछ टोकन मनी देना चाहिए। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग ये ऐसे रहते हैं कि भाई मेरे को पैसे की बहुत ज़रूरत है, तो आप जो है मेरे को इतना पैसा दे दीजिए और जो है ज़मीन उसको जो है बाद में वो कर देंगे बोलते हैं। लेकिन आपको तब तक आपको पैसा नहीं देना है, यानी कि जो है एडवांस पैसा नहीं देना है, जिसे बोलते हैं टोकन मनी बोला जाता है। तो वो टोकन मनी आपको तब तक नहीं देना है जब आपका समझौता पत्र नहीं बन जाता है। समझौता पत्र में पूरी चीज़ें लिखी जाती है, और इसके पहले आपको ये भी जांच कर लेना चाहिए कि उस एरिया का ज़मीन, जिस एरिया में वो ज़मीन है, उस एरिया का बाज़ार भाव जिस स्टेट में भी हो, आप किसी भी स्टेट में हो, सारे स्टेट में जो है एक गाइडलाइन होता है, संपत्ति का मूल्य बाजार भाव होता है, संपत्ति बाजार भाव का रेट होता है। तो उसके माध्यम से आप जो है चेक कर सकते हैं कि उस एरिया का रेट कितना है, वो जानकारी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों मौखिक तौर पर जो सरकारी रेट से जो है वो क्या होता है कि यहाँ पे 2 गुना 4 गुना ज़्यादा में ही जो है ज़मीन हम लोग खरीदते हैं, क्योंकि जितना रेट है उसी रेट में जो है हम लोग ज़मीन नहीं खरीदते हैं, इसलिए कि गवर्नमेंट की रेट कम रहता है, और हम लोग जब सौदा तय करते हैं तो हम लोग ज़्यादा रेट में, उसका डबल या ट्रिपल या चौबल में भी जो है हम लोग ज़मीन को सौदा तय करके जो है हम लोग खरीदते हैं। लेकिन खरीदने से पहले जब बैनामा जब देते हैं, एग्रीमेंट जो टोकन मनी जब देते हैं, तो उस समय कई चीज़ें आपको ध्यान भी देना चाहिए होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने कैश के माध्यम से कम ही आप कैश दें, ताकि आप जब भी आप जो है इस टोकन मनी दे रहे हैं, यानी कि एडवांस पैसा जब दे रहे हैं, तो उसको चेक के माध्यम से देने की कोशिश करें, या तो फिर आप जो है उसको RTGS के माध्यम से भी दे सकते हैं। जैसे RTGS के माध्यम से अगर आप देते हैं, चाहे फ़ोन पे के माध्यम से देते हैं, तो वहाँ पे एक तो ऑप्शन आता है जो कि आपके मैटर है ना, रीजन, मतलब किस फंड में आप किस बाबत में आप दे रहे हैं, उस बाबत को जो है ज़रूर वहाँ पे जो आप मेंशन करें, ताकि आपके जब स्टेटमेंट जब आप दिया हुआ पैसा रहता है तो उस समय हो सकता है आगे चल के कभी भी वो चीज़ें जब वो कि कोर्ट का मामला अगर पड़ जाता है तो उस समय वही चीज़ें जो आपका काम आ सकता है, क्योंकि वो जब वहाँ पे मेंशन करके रहते हैं, भले आप फ़ोन पे माध्यम से भी आप देते हैं या RTGS के माध्यम से देते हैं या NEFT के माध्यम से देते हैं, तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि किस बाबत से आप पैसा दे रहे हैं। तो आप वहाँ पे ज़रूर लिखें कि जो है प्लॉट परचेज के लिए जो ले रहे हैं, तो किस जगह का ज़मीन है और कहाँ का कौन सा प्लॉट ले रहे हैं। अगर जितना आप लिख सकते हैं वहाँ पे, छोटा सा जगह
जगह रहता है लिखने का, थोड़ा सा रहता है, तो उसको जितना आप लिख सकते हैं उतना आप जो है ज़रूर वहाँ पे मेंशन कर दें कि हम जो है प्रॉपर्टी परचेज के लिए जो है हम ये पैसा दे रहे हैं बोलकर वहाँ पे लिख सकते हैं। तो आपके जब दिया हुआ पैसा जो रहता है, ट्रांसफ़र किया हुआ रहता है, तो उस समय स्टेटमेंट में आपको दिखाई देगा कि वहाँ पे हम किस बाबत से आपने कितना पैसा किस उसको दिए हैं। तो हो सकता है आगे चल के जब वो अगर कोर्ट में मामला अगर कहीं अगर कुछ हो जाता है तो उस समय आपका ज़रूर वो काम आता है। तो इसलिए जो है कभी भी आप जो है टोकन मनी दें या एडवांस दें तो उस समय ज़्यादातर यही कोशिश करें चेक के माध्यम से दें। और चेक जब देते हैं तो चेक के पीछे आप ज़रूर जो है किस ज़मीन को के लिए जो है आप लोग दे रहे हैं और उसका खसरा नंबर रकबा, चाहे तो कौन सी एरिया का ज़मीन है, तो उसको किस पर्पज़ से आप जो चेक को दे रहे हैं उसको पीठ के पीछे, चेक का पीछे के साइड में जो है आप लोग लिख सकते हैं, थोड़ा सा मेंशन कर सकते हैं। मेंशन करके जो है आप उस चेक को दें, वो सबसे अच्छी होती है, बढ़िया होता है। क्योंकि और कैश कम से कम ही लें। अगर आप जो है जैसे मान लीजिए कि वो कैश ही मांग रहा है, कैश ही देना आपको लग रहा है और कैश मांग ही रहा है, तो आप अगर उसको कैश दे रहे हैं तो ज़रूर उनसे जो है रिसीविंग ले लें, यानी कि रसीद ज़रूर जो है उनसे मतलब मांग लें। ठीक है, जैसे जो भी आप पैसा देते हैं उनसे पावती ले लें। ठीक है, कि आपने जो है इस बाबत से जो है आपने इतना पैसा उनको दिया, वो चीज़ें आप लोग ज़रूर लिखवा लें, किसी भी कागज़ में साइन करवा लें और तब जाके उनको मनी दें। ये जो है आपके लिए आगे चल के जो बहुत ही फायदे चीज़ होता है, आगे चल के आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसी चीज़ को जो है ध्यान में रखते हुए आपको कभी भी जो है ज़मीन का सौदा आप लोग डीलिंग कर सकते हैं। और जाँच पड़ताल के बारे में ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता दिया किस तरीके से आप लोग को जाँच पड़ताल करना चाहिए, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी जानकारी आपको होना चाहिए। और भी जो है अगर मेरे बताने में कोई चीज़ छूट गया होगा तो और भी आप लोग जो है जानकारी ले सकते हैं। आपको जिस हिसाब से अच्छा लगे, सूटेबल लगे, उस तरीके से आप हर तरह से जो है आप लोग जांच पड़ताल कर लें ज़मीन का। उसके बाद ही जो है आप उसका सौदा तय करें, तो जब भी टोकन मनी तब आपको दें। और जब भी टोकन मनी जब देंगे तो एग्रीमेंट पत्र, समझौता पत्र में उसको जो मेंशन कर लिया जाए, कर लेंगे, ताकि उनका आप जो चेक दे रहे हैं चेक का नंबर, या आरटीजीएस के माध्यम से दे रहे हैं तो किस बैंक के माध्यम से आपने आरटीजीएस किया, कितना तारीख को आपने आरटीजीएस किया या एनईएफटी किया, और फ़ोनपे अगर की है तो फ़ोनपे के माध्यम से आपने कितना पेमेंट दिया, किस तारीख को दिया, वो सारी चीज़ें जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है समझौता पत्र में लिखवा सकते हैं। एग्रीमेंट पत्र, जो समझौता पत्र बोलते हैं उसी को एग्रीमेंट बोला जाता है, तो एग्रीमेंट पत्र में उसको लिखवा लें और जो है वो आपको वहाँ पे जो है आप दें। उसके बाद में दोस्तों एक बार जब आपने पेमेंट दिया, उसके बाद जो विक्रेता को अगर बाद में 3 महीने के बाद और भी पैसे की आवश्यकता बढ़ता है, और भी पैसे की ज़रूरत पड़ता है, उस समय आपको फिर भी पैसा मांगता है, तो उस समय जब भी आप पैसा देंगे तो उसी एग्रीमेंट पत्र यानी कि समझौता पत्र में फिर से जो है वहाँ पे लिखवा लें कि हाँ आपने इतना पैसा दिया, और जो वो जो लेगा, जो बेचने वाला व्यक्ति है, वो जो मैंने इतना पैसा, इतना रुपये जब मैंने प्राप्त किया बोल के वो वहाँ पर जो है उनसे साइन ले लें, यानी कि सिग्नेचर करवा लें, हस्ताक्षर करवा लें या अंगूठा लगवा लें, और इस तरीके से तब जाके उनको पेमेंट दें। उसके बाद आता है दोस्तों जो रजिस्ट्री करने का समय। तो रजिस्ट्री जो होता है आपका जो है नॉर्मल एग्रीमेंट या जो है 11 महीने के अंदर जो आपको रजिस्ट्री कराना रहता है। नॉर्मल एग्रीमेंट अगर बनवाए हैं तो ज़रूर कोशिश ये कीजिएगा कि 11 महीने के अंदर ही जो आप उसको ज़मीन को जो है रजिस्ट्री करा लें, तो वो सबसे बेहतर होता है, अच्छा होता है। क्योंकि नॉर्मल एग्रीमेंट 11 महीने का ही होता है, इसलिए 11 महीने से पहले आप रजिस्ट्री करवा लें। अगर आप उसमें कई बार क्या होता है कि उसमें टाइमिंग लिखता है कि भाई 6 महीना या 5 महीना, 4 महीना या 6 महीना या 7 महीने में हमें इस ज़मीन का जो है रजिस्ट्री कराना है। और जब हम रजिस्ट्री कराएंगे उस समय पूरी पेमेंट जो है, पूरी पेमेंट उनको विक्रेता को देकर जो है हम रजिस्ट्री कराएंगे, वो सारी चीज़ भी मेंशन रहता है। तो उस समय पूरा जो है पेमेंट देकर ही जो है हम लोग क्या करते हैं कि रजिस्ट्री कराते हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी होता है दोस्तों कि जब भी हम लोग जब ज़मीन जायदाद खरीदते हैं तो ये ही सारी चीज़ें आपको जांच पड़ताल कर लेना चाहिए। सही से अच्छी तरह जांच पड़ताल करके आप जो है समझौता पत्र बनवाएं, और समझौता पत्र में जो भी आपका डिस्कशन होता है, डिसीजन होता है, जो लेन देन का जो भी बातें होती है, वो सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप समझौता पत्र या एग्रीमेंट में जो है लिखा लें,
लिखकर वहाँ पे 2 गवाह की ज़रूरत होता है। 2 व्यक्ति की गवाहों के माध्यम से जो है वो समझौता पत्र बनता है, एग्रीमेंट बनता है, और उसको जो है आप नोटरी भी करा सकते हैं। ठीक है, उसको आप नोटरी करा के जो है अपने पास रख लें, ओरिजिनल कॉपी अपने पास रख लें, और जो उसका फोटो कॉपी छाया प्रति जो है जो बेचने वाला व्यक्ति है उसको एक कॉपी आप देते हैं। तो इस तरीके से जो है आपका जो है ज़मीन का सौदा बनता है, और इस तरीके से आप ज़मीन का सही से आप जो है सौदा कर सकते हैं। और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। साथ में चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में आप लोगों को और भी बहुत सारा वीडियो मिल सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।